कभी भारत की सबसे बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी रही वीडियोकॉन ने एक बड़े स्कैम को अंजाम दिया है। इस स्कैम की वैल्यू करीब 85,000 करोड़ लगाई जा रही है और इसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, जिसमें वेणुगोपाल धूत जो कि वीडियोकॉन के फाउंडर रहे हैं, इसके साथ ही चंदा कोचर जो कि आईसीआईसीआई बैंक के फॉर्मर सीईओ रही है और उसके साथ ही उनके हस्बैंड दीपक कोचर भी शामिल है इसमें। इस पूरे फ्रॉड का खुलासा हुआ साल 2016 में जब अरविंद गुप्ता नाम के एक विसल ब्लोअर ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा और उन्होंने वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई बैंक के बीच में बड़े फ्रॉड का खुलासा किया। इसके बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। अभी हाल ही में सीबीआई ने इनके ऊपर चार्जशीट भी दायर की है आईपीसी सेक्शन 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इसके साथ ही 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के तहत भी। तो ये फ्रॉड था क्या, इसके साथ ही इस फ्रॉड को कैसे अंजाम दिया गया ताकि आईसीआईसीआई बैंक तक को इसके बारे में कोई खबर नहीं लगी, जानेंगे इसके बारे में सब कुछ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल वर्ल्ड। तो इस पूरे स्कैम की शुरुआत होती है साल 2010 से, जब वीडियोकॉन ने अपने ऑयल एक्सप्लोरेशन की शुरुआत किया ब्राजील, मोजाम्बिक और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज में। और इस सब के लिए उन्होंने करीब $1616 मिलियन का लोन लिया स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से और लीज के तौर पर उन्होंने कुछ अपने ऑयल ब्लॉक्स गिरवी रख दिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को। इसके बाद फरवरी 2013 में वीडियोकॉन ने 20 बैंक के कंसोर्टियम को अप्रोच किया लोन के लिए। उस पूरे कंसोर्टियम को लीड कराते समय एसबीआई और इस पूरे कंसोर्टियम में शामिल था करीब आईसीआईसीआई बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे कई बड़े बैंक शामिल थे। इसके लिए इन्होंने करीब $530 मिलियन के लोन के लिए अप्लाई किया, लेकिन इन्हें सिर्फ $400 मिलियन का लोन मिलता है और जो ऑयल टैंक इन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से छुड़ाए थे वो इन 20 बैंक के कंसोर्टियम को इन्होंने लीज के तौर पे दे दिया। इसके 10 महीनों बाद इन्होंने फिर से करीब $705 मिलियन के लोन के लिए अप्लाई किया इन 20 बैंक के कंसोर्टियम को, ताकि वो अपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से जो ऑयल टैंक थे उनको छुड़ाया जा सके। और उन ऑयल टैंक को छुड़ाने के बाद बेसिकली ये ऑयल टैंक तो जाने चाहिए थे सीधे इन 20 बैंकों के पास लीज के तौर पे, लेकिन इसके बाद क्या होता है, ये पूरे जो ऑयल टैंक थे ये चले जाते हैं ओएनजीसी के पास। अब ओएनजीसी से जो पैसा आना था वो भी जाना चाहिए था बैंक के पास, लेकिन ये होता नहीं है और ये पूरा पैसा चला जाता है वीडियोकॉन के पास। इस पूरे लोन सिस्टम में करीब 20 बैंक शामिल थे, लेकिन इनमें से किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया और ये पूरा पैसा वीडियोकॉन के पास वापस दूसरे रास्ते से चला जाता है। इसके बाद एक विसल ब्लोअर ने प्राइम मिनिस्टर और आरबीआई को एक लेटर लिखा, उसमें बताया कि आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन के बीच में कुछ गड़बड़ियां है जिसके ऊपर जांच होनी चाहिए। और इसके बाद सीबीआई इसमें जांच करती है और कई बड़े तथ्य सामने आते हैं। वो जो 20 बैंक का कंसोर्टियम था उसमें आईसीआईसीआई बैंक भी इनको लोन दे रही थी। अब यहाँ पे आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक को 2008 से लोन देना शुरू की थी और उन्होंने करीब 2012 तक इन्हें करीब 3250 करोड़ का लोन दिया था। अब इसमें भी हम देखें तो 3250 करोड़ में करीब 1050 करोड़ चंदा कोचर जो कि उस समय आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ थी उनके अंडर से अप्रूवल मिला था। बड़ा सवाल यहाँ पे ये था कि वीडियोकॉन की हालत 2008 से काफी ज्यादा खराब थी और वो बैंकरप्सी के बहुत करीब थे, जिसके बाद उनको इतना बड़ा लोन क्यों दिया गया। अब इसके बाद सीबीआई की जांच होती है और इसमें 3 बड़े लोग इन्वॉल्व पाए जाते हैं। सबसे पहले चंदा कोचर का नाम आता है जो कि फॉर्मर सीईओ थी आईसीआईसीआई बैंक की। इसके साथ में यहाँ पे वेणुगोपाल धूत का नाम सामने आता है जो कि फाउंडर है वीडियोकॉन के, और इसके साथ ही चंदा कोचर के हस्बैंड दीपक कोचर का भी नाम सामने आता है। इन 3 लोगों ने मिलकर एक बड़े स्कैम को अंजाम दिया। तो दोस्तों आइए एक बार समझते हैं कि ये स्कैम एग्जैक्टली था क्या। तो साल 2008 में चंदा कोचर के आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ बनने के 1 साल पहले दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत ने मिलकर एक कंपनी की शुरुआत किया जो कि पावर जनरेशन का काम करती थी। इस कंपनी का नाम था न्यू पावर। इस दोनों के यहाँ पे 50-50% शेयर थे इस कंपनी के अंदर। और साल 2009 से जब चंदा कोचर सीईओ बनती है आईसीआईसीआई बैंक की, उसके बाद वीडियोकॉन को बड़े लोन्स मिलने चालू होते हैं और उसी समय वीडियोकॉन के फाउंडर ने यहाँ पे जो अपना 50% स्टेक था न्यू पावर, उसको उठाकर उन्होंने दीपक कोचर की बैंक को बेच दिया करीब 2.5 लाख रुपए में सिर्फ। और यहाँ दीपक कोचर पूरी तरीके से न्यू पावर के मालिक बन जाते हैं। इसके बाद साल 2010 में कंपनी की हालत थोड़ी खराब होती है जहां पे इनको कुछ पैसों की जरूरत थी। इसके 1 साल बाद साल 2010 में दीपक कोचर ने ये पूरी कंपनी के जो अपने शेयर थे वो उठा के वेणुगोपाल धूत को फिर से बेच दिए सिर्फ 64 करोड़ रुपयों में। अब यहाँ वेणुगोपाल धूत कंपनी के करीब 95% मेजोरिटी स्टेक के साथ इसके मालिक फिर से बन जाते हैं। अब इसके कुछ महीनों बाद नवंबर 2010 में वेणुगोपाल धूत ने अपनी कंपनी सुप्रीम पावर, जिसके अंदर न्यू पावर आया करती थी, उसको उठा के अपने एक पार्टनर को बेच दिया महेश नाम के। अब तो महेश के पास सुप्रीम पावर नाम की इनकी कंपनी आ जाती है, जिसके अंडर में जो न्यू पावर कंपनी उन्होंने दीपक कोचर से खरीदी थी वो भी इसके अंडर रहती है। अब इसके 1.5 साल बाद साल 2012 में महेश ने यह कंपनी फिर से उठाकर दीपक कोचर को बेच दी। तो मतलब अब सुप्रीम पावर नाम की कंपनी फिर से दीपक कोचर के पास आ गई जिसके अंदर न्यू पावर थी। तो आप समझ रहे हैं ये न्यू पावर कंपनी पूरी तरीके से घूम के अंत में कहाँ आई, दीपक कोचर के पास आ गई। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे अगर दीपक कोचर को ये कंपनी देनी थी तो डायरेक्टली दिया जा सकता था, लेकिन ये सब कुछ पूरा घुमा के इसलिए किया गया ताकि जो लीगल लॉज है उनको सरपास किया जा सके।
अब इस पूरे डील में कुछ क्वेश्चन उठते हैं कि सिर्फ 9 लाख रुपए में ये सुप्रीम एनर्जी नाम की कंपनी क्यों बेच दी गई दीपक कोचर को। इसके बाद अगला सवाल यहाँ पे उठता है कि जब चंदा कोचर के हस्बैंड के दोस्त थे वेणुगोपाल धूत, जो कि वीडियोकॉन के फाउंडर थे, तो यहाँ पे चंदा कोचर लोन देने वाली कमेटी में कैसे इन्वॉल्व हो सकती थी। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जब वीडियोकॉन को पूरी तरीके से लोन दिया गया साल 2008 से 12 के बीच में, इसके बाद 2017 में इसको एनपीए कैसे घोषित कर दिया गया, इसका जांच क्यों नहीं किया गया था पहले। एनपीए का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट एसेट। इसका मतलब यह है कि पूरी कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है, आप ये लोन भी नहीं चुका सकते हैं। तो पहले चंदा कोचर ने पूरी तरीके से लोन दिलाया वेणुगोपाल धूत को, उसके बाद वो वहां से पैसे अपने हस्बैंड के थ्रू ट्रांसफर कराए गए, उसके बाद में कंपनी को पूरी तरीके से बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया। तो मतलब पूरे पैसे 3 लोगों में ही जाके फंस गए। यहाँ वीडियोकॉन के ऊपर एक और इल्जाम लगा कि उन्होंने दीपक कोचर के ट्रस्ट को करीब 5.25 करोड़ के फ्लैट को सिर्फ 11 लाख रुपए में बेच दिया। 2016 में जब अरविंद गुप्ता ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा, इसके साथ इन्होंने आरबीआई से भी अपील किया कि यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन के साथ एक बड़ा फ्रॉड चल रहा है। इसके बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इसके बाद 24 जनवरी 2019 को सीबीआई ने यहाँ पे एफआईआर भी दायर किया 4 कंपनियों के ऊपर, एक न्यू पावर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इसके साथ ही वीडियोकॉन इंडस्ट्री के ऊपर भी। इसके बाद जनवरी 2020 में यहाँ पे ईडी भी इन्वॉल्व होती है और उन्होंने इन तीनों को गिरफ्तार किया अगले कुछ दिनों के लिए, लेकिन उसके बाद इनको छोड़ दिया गया और अगले 2 सालों तक ये मामला बिल्कुल ठंडा रहा। इसके बाद दिसंबर 2022 में क्रिसमस के 2 दिन पहले जब चंदा कोचर के बेटे की शादी की तैयारी चल रही थी, उसी समय ही चंदा कोचर उनके हस्बैंड को आके सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है और इसके 3 दिन बाद वेणुगोपाल धूत को भी सीबीआई अरेस्ट करती है और इनको 14 दिन की कस्टडी पे रखा जाता है। यहाँ चंदा कोचर के ऊपर एक और इल्जाम लगा कि उनके भाई राजीव कोचर ने सिर्फ उन्हीं कंपनीज के साथ बिजनेस किया है जिसको आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया है। तो यहाँ पे कुछ इंटरनल फैक्ट्स निकल के आते हैं कि चंदा कोचर ने कुछ ऐसे लोगों को लोन दिए है जहां से सीधा पैसा उनकी फैमिलीज तक आके पहुंच रहा है। इसके साथ ही जब चंदा कोचर का जो कार्यकाल था वो भी बहुत ही अच्छा नहीं रहा था आईसीआईसीआई बैंक के लिए। उनके समय में बहुत सारी कंपनियां ऐसे हुई जो कि दिवालिया हो गई और उन कंपनीज को आईसीआईसीआई बैंक ने लोन दिया था। अगर हम मार्च 2009 में आईसीआईसीआई बैंक के दिए हुए लोन्स के एनपीए देखे तो वो सिर्फ 9,650 करोड़ था और वो 10 सालों में बढ़ के करीब 54,000 करोड़ तक पहुंच गया। और चंदा कोचर के सीईओ बनने से पहले आईसीआईसीआई बैंक भारत में एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक हुआ करता था, लेकिन इनके कार्यकाल के समय ये तीसरे नंबर पे गिर के चला गया और इनसे बहुत आगे एचडीएफसी बैंक निकल गया। यहाँ चंदा कोचर की अगर सैलरी देखे तो वो करीब 3.5 करोड़ रुपए सालाना थी। तो मतलब इतनी सैलरी में तो आदमी अपनी लाइफ गुजार ही सकता है, लेकिन जिनको बिजनेस के एथिक्स नहीं फॉलो करने होते वो किसी भी लेवल पे जाके कोई ना कोई फ्रॉड तो जरूर अंजाम देते हैं। तो आप अगर जिस भी पद पे है या आप अपने जिस भी बिजनेस में है, आप अपने एथिक्स को जरूर मेंटेन करिए। आप अगर ईमानदारी से चलेंगे तो वहीं पे कंट्री का डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों कमेंट ऑप्शन में जरूर आप लिख के बताइएगा कि यहाँ पे चंदा कोचर के साथ और कौन कौन लोग आने वाले समय में शामिल हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन में प्रेस करिएगा।